अब इन्होंने समझा कि ईरान भी उतनी हल्का होगा, और ईरान तैयारी करके बैठा हुआ था। हमने तो आपको शुरू में बताया था कि ईरान तो चाहता है कि तुम हमला करो, ये तो चाहते ही थे कि तुम हमला करो एक बार हम पे। उसने पूरी स्ट्रेटेजी बना के रखी थी। एक सेनेटर, एक वहां के सेनेटर बोलते हैं अमेरिका के, आज ही उनका ट्वीट था कि 40 सालों में एक पागल प्रेसिडेंट मिला अमेरिका को। आज उसने कहा हम तो बात करने के लिए तैयार बैठे हैं, ईरानी नहीं आ रहा है। आज उसका स्टेटमेंट है। और कल तक कहता था कि वो लोग बात करना चाहते हैं, मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी और मारूंगा, मैं भी ये करूंगा। और आज बोल रहा है कि मैं तो तैयार बैठा हूं बात करने के लिए, वही लोग नहीं आ रहे बात करने के लिए। आज आपका थंबनेल होना चाहिए था मुमताज भाई कि शिकारी खुद शिकार हो गया। जो हालात हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की, कि अपने अलायंस को वो धमकी देने लगते हैं। पहले बुलाते हैं आओ, फिर बाद में बोलते हैं कुछ घंटों के बाद, जब देखते हैं 24 घंटे में कोई रिएक्शन नहीं आया, तो बोलते हैं अगर नहीं आओगे तो अच्छा नहीं होगा, नाटो के लिए अच्छा नहीं होगा। जब आप ओथ लेकर के आए थे, जब आप दूसरी मर्तबा राष्ट्रपति बने थे, तो आपने सबसे पहले यही कहा था ना कि ये नाटो जो है यूएसए के लिए एक बोझ है। यूएस आर्मी खुद अपने आप में इतनी सक्षम है कि उसको नाटो की जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने नाटो में शुरू में ही दरार डाल दी थी। फिर आपका ग्रीनलैंड का मैटर आया, फिर आपका टैरिफ वाला मैटर आया। अब एक चीज तो आपने देखा होगा कि ईरान ने इनका टैरिफ तो खत्म कर दिया। आए दिन इनका टैरिफ, जब देखिए टैरिफ उस पर इतना, टैरिफ उस पर इतना टैरिफ। ईरान ने तो इनके मुंह से कम 15-16 दिन तो हो ही गए हैं कि इनके मुंह से टैरिफ नहीं निकला। अब टैरिफ की जगह इनके मुंह से ईरान निकल रहा है। तो मुमताज भाई, ये जिनको साथ लाने की बात कर रहे हैं वो इनके साथ आना ही नहीं चाहते। उसका रीजन है, अब आप नॉर्वे से आइए। नॉर्वे के एक मिनिस्टर थे, उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी, एप्स्टीन फाइल उनका नाम आया था। एक मिनिस्टर थे जिनको अरेस्ट किया गया। ब्रिटेन का भी बहुत नाम आया इसमें, उनके जो सुरक्षा सलाहकार वगैरह थे, किसी के वहां पर जो एम्बेसडर थे, फ्रांस के भी एक दो लोग थे, इन सब का एप्स्टीन में नाम आया। और बहुत ही इन लोग की इमेज खराब हुई। तो सबसे पहले तो ये लोग अलर्ट हो गए इजराइल से। अब आपने ये देखा होगा, जब नेतन्याहू के खिलाफ वारंट निकला है, उसके बाद से यूरोप की कोई भी कंट्री इसके, मतलब इजराइल में किसी ने कदम नहीं रखा। वो तरस गया कि लोग हमारे यहाँ आए, लेकिन कोई इजराइल नहीं गया जब से इसके खिलाफ वारंट निकला। और जब आपका एप्स्टीन फाइल आई, तो एप्स्टीन फाइल में जब नाम होने लगे तो उनकी इमेज और खराब होने लगी। तो वो लोगों ने अमेरिका से भी थोड़ी दूरी बनाई। आपको याद होगा जब मैक्रो ने आकर के यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था, और उसके बाद वो अपने वहां पे जा रहे थे जहां जहां पर इनका गेस्ट हाउस है, तो इनकी गाड़ी को सिग्नल पर रोक लिया गया। इन्होंने कहा कि भाई मैं फ्रांस का प्रेसिडेंट हूं। कहा नहीं है, जब तक हमारे प्रेसिडेंट निकल नहीं जाएंगे तब तक कोई गाड़ी आगे नहीं जाएगी।
मैक्रो ने फोन लगाया, इन्होंने फोन उठाया, उठाने के बाद नेतन्याहू ने इन्होंने कहा कि भाई आप कितनी देर में निकल रहे हैं, हम लोग को रोक के रखा हुआ है। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट को के लिए तो इतनी रिस्पेक्ट बनती है कि आप वेट कर लो। मैनुअल मैक्रो ने अपना फोन डिस्कनेक्ट किया, गाड़ी से उतर के सीधे पैदल चले गए। शायद आपने सुना होगा। फिर इनका टैरिफ वार चालू हुआ, कनाडा, मैक्सिको, ब्रिटेन, फ्रांस, इनके ऊपर इतने परसेंट, इनके ऊपर इतने परसेंट, यहां तक कि ये लोगों की इंसल्ट भी करने लगे, टॉन्ट मारने लगे। ब्रिटेन को भी इन्होंने टॉन्ट मारा। कनाडा वाले से तो कहा था कि तुमको तो हम अपने में मर्ज कर लेंगे, तो हमारा 57वां स्टेट हो, कितने स्टेट इनके पास हैं। तो अब वहां पर हवा गर्म हो गई इनके खिलाफ, कनाडा में भी। बस घुमा फिरा के थोड़ा बहुत मेलोनी थी, इटली की प्राइम मिनिस्टर, जो अपना बैलेंस करके चल रही थी। बाकी ग्रीनलैंड के बाद पूरा यूरोप इनके अगेंस्ट हो गया, पूरा यूरोप। आपने शायद वो एक सीन देखा हो जब उन्होंने जेलेस्की को बैठा करके उसकी इंसल्ट की थी। उसने कहा था कि हम लोग एक दूसरे के काम आते हैं, हो सकता है कल यूक्रेन आपके काम आए। तो कहा था कि अभी तुम उस पोजीशन में नहीं हो कि ऐसी बात करो, तुम मांगने आए हो, देने नहीं आए हो। तो उसने यही कहा था यहाँ पर कि आप हमारे देश के लोगों की इंसल्ट नहीं कर सकते, और आपके ही कहने पे हम लोग गए थे वॉर में, वरना वॉर में हमको जाने की क्या जरूरत थी। आपने कहा था, पीछे से पुश किया था कि हम हैं, आओ तुम नाटो में आ जाओ, वरना मेरा नाटो से क्या मतलब था। वो वहां से उठे चल दिए, वहां पर साथ में डिनर था, डिनर भी नहीं किए डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो इनकी सबसे खराब होगी। अब ये सबको इन्होंने कल भेजा लेटर, ओ कल सबको मैसेज किया इन्होंने कि आप लोग सब आइए वहां पर, होर्मुज को खोलिए। अब चाइना भी आया, क्योंकि चाइना, हमारा तो 1% जाता है, चाइना का तो 90% जाता है, चाइना को ज्यादा जरूरत है। तो चाइना ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो साइलेंट मोड पे था। जापान ने कहा कि हम बात करके देखते हैं, तो आपको बताते हैं। सबको कहा अपने अपने कैरियर लेकर के आओ। फ्रांस ने कहा कि नहीं, हम इस लड़ाई में रहना नहीं चाहते। ब्रिटेन ने कहा कि हम इस लड़ाई में आग में घी काम नहीं करना चाहते, इसको जल्दी से जल्दी समेटना जरूरी है, ये पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये एकदम पागल हो चुका है, ये सनकी हो चुका है, ये लोगों को मरवा देगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर करवा देगा ये। तो कोई इसके साथ नहीं था। तो आज इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां दी सबको, जबकि 10 दिन पहले या पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम अपना नेवी कैरियर भेज रहे हैं। ब्रिटेन ने कहा था हम भेज रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ डिफेंस के लिए। तो इन्होंने कहा था कि लड़ाई मैं जीत चुका हूं, अब हमको तुम्हारे कैरियर की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना कैरियर अपने पास रखो, ये जंग मैं जीत चुका हूं अकेले। तो मतलब एक आपने सुना होगा ना, कहावत थूक के चाटना। आज डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे हैं। जिस जेलेसी को उन्होंने भगाया, मतलब जलील के अपने यहाँ बैठा करके, आज उससे मदद मांग रहे हैं। और ये कहा कि यूक्रेन आखिरी देश होगा जिससे अमेरिका मदद मांग रहा है, आखिरी देश, उसके अलावा वो किसी देश से मदद नहीं मांगेगा।
और उसके बाद फिर इन्होंने 6-7 देशों से मदद मांगी, पूरे यूरोप से मांगी। तो इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब है, इसको एक डर है और उस डर में ये फंसता चला जा रहा है। इसको पता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो गिर गई है और बुरी तरीके से गिरी है। मिड टर्म इलेक्शन आएगा, हमारी सीटें कम हो जाएंगी और हम सिर्फ एक रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट बन के रह जाएंगे और कांग्रेस, हर चीज हमको कांग्रेस से पास करवाना पड़ेगा, कांग्रेस के मोहताज रहेंगे हम। और इसी बीच में डेमोक्रेट जो है वो हमारे अगेंस्ट इम्पीचमेंट ला देंगे, तो मुझको जेल जाना पड़ जाएगा। तो कुछ ऐसा बड़ा करो कि कॉलर ऊंचा करके अमेरिका वापस आओ, कहो देखो मैंने ये कर लिया है। इनके साथ किया है कि इन्होंने वेनेजुएला में बहुत लाइटली डेल्टा फोर्स गई, आधे घंटे में लेके चली आई। तो इनको ये लगा कि ऐसा ही 2 दिन में हम ईरान को पस्त कर देंगे, इनके मेन लीडर को मार देंगे, मार के प्रेशर में ले लेंगे, रिजीम चेंज करवा के चले आएंगे सुरखुरू होकर के। और वहां पर जितने भी देश हैं, जितने भी देश हैं, सबके तेल पे मेरा कब्जा तो है ही है। वो चाहे बहरीन हो, चाहे कुवैत हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, कतर है आपका, हर जगह तो मेरा हाथ है ही है, हमारा शेयर तो है। बस यही एक बचा हुआ है, जबकि ये खार तो हमारे ही बनाया हुआ था। शाह पहलवी के टाइम पर हमने इसको बनाया था मिल करके। अब उसका मजा ये ले रहा है जैसे वेनेजुएला में हमने, अमेरिका ने बनाया था। अब बाद में वो अपने यहाँ एक कानून लाए और उसको सरकारी कर दिया, निजीकरण खत्म कर दिया। तो सारा सेटअप लगाया हम लोगों ने, हमारे लोगों ने, हम लोग को बेदखल कर दिया। तो लास्ट में उसने यही कहा ना कि हमको हमारा तेल चाहिए था, हमने अपना तेल पा लिया, यही कहा था उसने। अब वो यहाँ पर भी वही चीज अपनाना चाह रहा है और ये सब जान रहे हैं कि इसकी नजर तेल पे है, अपनी इकोनॉमी में। मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका, हम अपनी इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे, दुनिया को फिर से लूटेंगे। और अमेरिका का ये इतिहास ही रहा है लूटना। ये करते क्या थे, नाटो को लेकर के, यूरोप की कंट्रीज को लेकर के, छोटे छोटे मुल्कों पर भेड़ियों की तरह हमला करके उनको लूट लेते थे, चाहे इराक हो, चाहे लीबिया हो, चाहे सीरिया हो। अब इन्होंने समझा कि ईरान भी उतनी हल्का होगा और ईरान तैयारी करके बैठा हुआ था। हमने तो आपको शुरू में बताया था कि ईरान तो चाहता है कि तुम हमला करो, ये तो चाहते ही थे कि तुम हमला करो एक बार हम पे। उसने पूरी स्ट्रेटेजी बना के रखी थी, उसको इंतजार था। आज जो बुरी तरह अटैक कर रहे हैं इसराइल और अमेरिकन, उनके फाइटर प्लेन जा करके, उसके लिए ईरान मेंटली प्रिपेयर्ड था कि हमारे एयर सर्विस हमारी कमजोर है, एयर डिफेंस हमारे इतने स्ट्रांग है नहीं, हमारी ताकत ड्रोन और मिसाइल ताकत है, इनकी ताकत जो है एयर अटैक है, ये करेंगे, हमारा नुकसान होगा। जो स्ट्रेटेजी इन्होंने तय की थी, उसी स्ट्रेटेजी पे इन्होंने अटैक करना चालू कर दिया मुमताज भाई। मतलब आप ये मत कहो कि अमेरिका ने ईरान को संभलने का मौका नहीं दिया, अमेरिका ने अटैक कर दिया, ईरान संभल गया। 1 घंटे के बाद जो उसने अटैक करना चालू किया है, उसने आज तक अमेरिका को संभलने का मौका नहीं दिया है, आज तक नहीं संभल पाया। उसका मेंटली जो उसका एरिया है ना, वो एकदम डिस्टर्ब हो गया है। एक सेनेटर, एक वहां के सेनेटर बोलते हैं अमेरिका के, आज ही उनका ट्वीट था कि 40 सालों में एक पागल प्रेसिडेंट मिला अमेरिका को। ऐसा नहीं कि अमेरिका का राह आसान है,
आप अपने पेपर वालों को बोलते हो कि हम तुमको जेल भिजवा देंगे, तुम्हारा लाइसेंस रिन्यू नहीं करेंगे। किसको आप बोल रहे हो? CNN को बोल रहे हो, न्यूयॉर्क टाइम्स को बोल रहे हो। उनका कहना है कि भाई हम अपनी आवाम को नहीं छुपाएंगे, अपनी आवाम को तो हम बताएंगे जो चीज है फैक्ट। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरीके से डिप्रेशन में है मुमताज भाई, वो टोटल डिप्रेशन में है। वो उसके पास कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि हम किधर जाएं। आज उसने कहा हम तो बात करने के लिए तैयार बैठे हैं, ईरानी नहीं आ रहा है। आज उसका स्टेटमेंट है। और कल तक कहता था कि वो लोग बात करना चाहते हैं, मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी और मारूंगा, मैं भी ये करूंगा। और आज बोल रहा है कि मैं तो तैयार बैठा हूं बात करने के लिए, वही लोग नहीं आ रहे बात करने के लिए। तो ये आप हालात देखिए कि जो इंसान अपने आप को सुपर पावर कहता था, जो इंसान किसी को कुछ भी नहीं समझता था, हर एक के ऊपर दहाड़ता था, वेनेजुएला जैसे देश के प्रेसिडेंट को उठवा लिया, और भी जितने आपके लैटिन अमेरिका में क्यूबा वगैरह है उन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, कोलंबिया पे हमला करने की बात कर, सबको डरा के रखा था। आज ईरान ने उसका क्या हाल कर दिया है मुमताज भाई, आज ईरान ने क्या हाल कर दिया उसका। किसी लायक नहीं छोड़ा ईरान ने इसको। और ये लड़ाई देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ईरान की प्रॉक्सी हिजबुल्लाह होती है ना, उसी तरीके से चाइना और रशिया ईरान को अपनी प्रॉक्सी बनाकर यूज कर रहे हैं। और ईरान तो ये जानता है कि एक मर्तबा हमने मिडिल ईस्ट से इनके तंबू उखाड़ दिए तो जो हमारे सर पे एक टेंशन है वो खत्म हो जाएगा, रिजीम चेंज का। ये आज से थोड़ी कोशिश कर रहा है। ईरान के ऑयल रिसोर्सेस को कब्जा करने के लिए मतलब हर तीसरे चौथे साल कुछ न कुछ करता रहता है अमेरिका और इजराइल। और इजराइल को पकड़ना अमेरिका की मजबूरी ये है कि जितने भी खुराफाते हैं वो इजराइल से ही करवाता है। कहीं रिजीम चेंज करवाना हुआ, मोसाद के लोगों को लगा दिया, मोसाद के लोगों ने वहां जाके हायर कर लिया। अब जैसे हमारे इंडिया में है, अब हमारे इंडिया में क्या चल रहा है सबसे ज्यादा इस वक्त? नेट वाला चल रहा है, यूजीसी वाला चल रहा है, यूजीसी का। अब अगर एक लॉबी को मोसाद के लोग भगाने लगे और सत्ता परिवर्तन के ऊपर आ गए तो ये इस तरह से सत्ता परिवर्तन कराते हैं, जैसे इन्होंने बांग्लादेश में भी किया अपना आदमी लगा करके। तो ये सारे खुराफात वो करवाते हैं इजराइल से, बिना इजराइल के वो नहीं कर सकते। अब एक राजा है, वो राजा को वो नाई चाहिए जो चुगलखोर हो, जो आगे बताए, जब बाल उनका दाढ़ी बनाए तो आगे बताए साहब सेनापति जी ये कर रहे थे, साहब आपके बहनोई साहब ये कर रहे थे, फला रियासतदार ऐसा बोल रहा था। तो उसको भी अब खबरी चाहिए चुगलखोर राजा को। तो इसी टाइप का खुराफाती आदमी चाहिए अमेरिका को। इसलिए अमेरिका बगैर उसके चल भी नहीं सकता है, वरना इतनी बड़ी जंग में बिना किसी एग्जिट प्लान के अंडर एस्टिमेट ले करके उसने कहा कि अरे हमने सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ देख लिया, कहीं कुछ नहीं, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद पे आपने जाके चढ़ के अटैक कर दिया। आज आप भागने का रास्ता ढूंढ रहे हो, आपको आपके पास एग्जिट प्लान नहीं है। वहां का अमेरिका का मीडिया बोल रहा है, पूरी दुनिया की जो लीडरान है वो बोल रहे हैं, ब्रिटेन बोला, फ्रांस बोला, पेरिस बोला, वो सारी आपका स्पेन बोला कि अमेरिका के पास कोई एग्जिट प्लान नहीं है इस जंग से निकलने का। अभी जंग पूरी तरीके से ईरान के हाथ में है, जब वो चाहेगा तब खत्म होगी। सब बोल रही है, आपके घर के अंदर ही आवाज उठ रही है। तो मुमताज भाई, अमेरिका बुरी तरीके से फंस चुका है। ये जो शिकारी था ना, ये आज शिकार हो गया है। ईरान ने इसका शिकार कर लिया है। जी मुमताज भाई।